द्रव्य गुण विज्ञान संक्षिप्त परिचय। आधुनिक दृष्टिकोण से द्रव्य गुण विज्ञान 3 शब्दों से मिलकर बना है। 1. द्रव्य। 2. गुण। 3. विज्ञान। सहज भाषा में हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्यों के गुणों का अध्ययन करते हैं वह द्रव्य गुण विज्ञान कहा जाता है। इस संदर्भ में आयुर्वेद शास्त्र के दृष्टिकोण से द्रव्य का अर्थ मुख्यतः औषधि तथा आहार हेतु उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं से है, परंतु द्रव्य गुण विज्ञान को परिभाषित करने के लिए मात्र इतना कहना ही उचित नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य गुण का स्वरूप और क्षेत्र बहुत ही विशाल और व्यापक है तथा समय के साथ साथ इसके स्वरूप और क्षेत्र में भी बहुत ही परिवर्तन हुआ है। द्रव्य गुण विज्ञान की परिभाषा। द्रव्याना नामरूपाणि गुणकर्माणि सर्वशः प्रयोगाश्चपि वर्णयन्ति यस्मिन् द्रव्यगुणं हि ततः। आचार्य प्रियव्रत शर्मा। जिस शास्त्र के अंतर्गत द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म, प्रयोग आदि का संपूर्ण रूप से वर्णन हो उसे द्रव्यगुण विज्ञान कहते हैं। विशेष आचार्य चक्रपाणि के अनुसार द्रव्यगुण में गुण शब्द के अंतर्गत द्रव्यों में निहित रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव का समावेश किया जाता है। गुण शब्देन चेह धर्म वाचिना रस वीर्य विपाक प्रभावा सर्व एव गृह्यन्ते। च. सु. 1/51 चक्रपाणि। द्रव्यगुण विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव तथा कर्म का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ द्रव्यों की पहचान, नामकरण, उत्पादन, संग्रह, भंडारण तथा द्रव्यों का सम्यक प्रयोग, चिकित्सार्थ सम्यक मात्रा, हानिकारक प्रभाव तथा उनका निवारण आदि भी द्रव्यगुण विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यगुण विज्ञान का इतिहास। द्रव्यगुण आयुर्वेद शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अभिन्न भाग है। इसका इतिहास वेदों के समय से ही प्रारंभ हो चुका था तथा आयुर्वेद की उत्पत्ति भी वेदों से मानी गई है तथा इसे अथर्ववेद का उपांग कहा गया है। हम देखते हैं कि द्रव्यगुण तथा आयुर्वेद का संबंध प्रारंभ से ही एक दूसरे के पूरक के रूप में रहा है। यहाँ तक कि द्रव्यों का सम्यक प्रयोग आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है तथा आयुर्वेद के प्रयोजन की सिद्धि द्रव्यों के सम्यक प्रयोग पर आधारित है। वैदिक काल। वेदों में विभिन्न द्रव्यों, औषधियों के प्रयोग तथा गुण कर्म का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, 67 द्रव्यों का वर्णन है। उसी प्रकार अन्य वेदों में भी अलग अलग अनेक द्रव्यों के प्रयोग का वर्णन मिलता है। वेदों के अलावा भी द्रव्यों का उल्लेख विभिन्न विभिन्न संहिताओं, उपनिषदों तथा अन्य ग्रंथों में हुआ है। संहिता काल। आयुर्वेद के सिद्धांतों और सूत्रों का वर्णन तथा विकास प्रारंभ में मुख्य रूप से संहिताओं के माध्यम से ही हुआ है, जिसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भील संहिता, कश्यप संहिता आदि प्रमुख है। इसके अलावा अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह के साथ साथ अन्य भी ग्रंथ मुख्य है। इन सभी ग्रंथों में आयुर्वेद के सिद्धांतों के साथ साथ द्रव्यों के प्रयोग, गुण कर्म आदि का भी वर्णन मिलता है। कहीं कहीं इन द्रव्यों का वर्णन सिद्धांतों तथा सूत्रों के साथ हुआ है तो कहीं कहीं स्वतंत्र अध्यायों के अंतर्गत हुआ है। इस काल तक द्रव्य गुण का वर्णन स्वतंत्र रूप से अकेले किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आयुर्वेद से संबंधित अष्टांग के ग्रंथों आदि में द्रव्य गुण से संबंधित सिद्धांतों तथा द्रव्यों का वर्णन जरूर हुआ है। निघंटु काल। द्रव्य गुण विज्ञान का स्वतंत्र रूप से वर्णन प्रधानतः निघंटु काल में देखने को मिलता है। इस समय विभिन्न आचार्यों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों को आधार मानकर अनेकों द्रव्यों का वर्णन विभिन्न वर्गों में संग्रह के रूप में किया गया तथा इन ग्रंथों, संग्रहों का नामकरण निघंटु के रूप में हुआ। द्रव्यगुण विज्ञान का सबसे पुराना एवं स्वतंत्र ग्रंथ जो वर्तमान में भी उपलब्ध है वह नागार्जुन द्वारा लिखित रस वैशेषिक है, जिसका काल संभवतः 5वीं सदी है। वाहाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ अष्टांग निघंटु 9वीं सदी का है, जिसमें मुख्यतः अष्टांग हृदय में वर्णित द्रव्य के पर्याय का वर्णन है। इसके बाद निघंटु काल के अन्य ग्रंथों में क्रमशः नवीनता तथा विविधता का समावेश हुआ और द्रव्यों तथा उनके गुण कर्म आदि का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया। 9वीं सदी में माधव द्वारा पर्याय रत्नमाला की रचना की गई, जिसमें द्रव्यों के विभिन्न पर्यायों का वर्णन हुआ। धन्वंतरी निघंटु में सर्वप्रथम द्रव्यों के पर्याय के साथ साथ उनके गुण कर्म का भी समावेश किया गया, जो कि 13वीं सदी के पहले की रचना मानी जाती है। इसमें सर्वप्रथम औषध वर्ग को विशेष प्रधानता दी गई तथा औषध वर्ग में भी कई उपवर्ग का वर्णन किया गया। निघंटु शेषाभिधान चिंतामणि 12वीं सदी की रचना हेमचंद्र द्वारा की गई थी। इसमें द्रव्यों को उनके आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जैसे वृक्ष कांड, गुण कांड आदि। इसे काल सोढल द्वारा सोढल निघंटु की रचना की गई, जो कि गद्य संग्रह, नाम संग्रह, गुण संग्रह नामों से भी प्रसिद्ध है। 13वीं सदी में केशव ने सिद्ध मंत्र की रचना की, जिसमें द्रव्यों का वर्गीकरण दोष प्रभाव के आधार पर किया गया। 14वीं सदी 1375 मदनपाल द्वारा मदनपाल निघंटु की रचना की गई, जिसमें द्रव्यों के साथ साथ सामान्य सिद्धांतों का भी वर्णन है। 20वीं शताब्दी में कैदेव द्वारा कैदेव निघंटु लिखी गई, जो कि पथ्यापथ्य विभोदक नाम से भी जाना जाता है। भवप्रकाश मिश्र द्वारा 16वीं शताब्दी में भाव प्रकाश निघंटु की रचना हुई, जो कि निघंटुओं में प्रधान माना जाता है। 17वीं शताब्दी का राज निघंटु द्रव्यगुण विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
इन सब निघंटुओं के अलावा भी इस काल के अन्य निघंटुओं तथा रचनाओं जैसे राजवल्लभ निघंटु, द्रव्यगुण शतश्लोकी, भेषज रत्नावली आदि में भी द्रव्यों के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। आधुनिक काल में भी द्रव्यगुण विज्ञान के विकास का क्रम निरंतर अग्रसर हुआ है, जिसमें 19वीं तथा 20वीं सदी के मुख्य ग्रंथ शालिग्राम निघंटु, निघंटु रत्नाकर, निघंटु आदर्श, प्रिय निघंटु, द्रव्यगुण विज्ञान 5 भागों में, प्रियव्रत शर्मा रचित द्रव्यगुण विज्ञान 2 भागों में, यादवजी त्रिकामजी रचित सिद्धयोग संग्रह, वनौषधि दर्शिका आदि प्रमुख है। आधुनिक काल के नवीन ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों के साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोणों का भी समावेश हुआ है तथा द्रव्यों के प्रयोग, प्रभाव तथा क्रिया को सिद्ध करने हेतु द्रव्यों के गुण कर्म के साथ साथ आधुनिक प्रयोगों तथा खोजों का भी उल्लेख किया गया है। द्रव्यगुण शास्त्र का प्रयोजन। द्रव्यगुण आयुर्वेद शास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, अतः इसका प्रयोजन भी आयुर्वेद के प्रयोजन के समान ही है। द्रव्यगुण से प्राप्त ज्ञान के सम्यक प्रयोग से आयुर्वेद के प्रयोजनों की सिद्धि होती है। द्रव्यगुण शास्त्र के प्रयोजन को हम निम्नलिखित आधारों द्वारा समझ सकते हैं। 1. आयुर्वेद के मौलिक उद्देश्य की पूर्ति। आयुर्वेद के मौलिक उद्देश्य 2 है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगी व्यक्ति के रोग का निवारण। इन दोनों उद्देश्य की पूर्ति के लिए आहार तथा औषध द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। इन द्रव्यों के प्रयोग से पूर्व इनके गुण कर्म आदि का ज्ञान आवश्यक है, कि द्रव्यगुण विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। 2. शरीर के दोष, धातु, मल की साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए। प्राणियों के शरीर में दोष, धातु, मल आदि के साम्यावस्था द्वारा ही शरीर की रक्षा तथा निरंतरता संभव है, जिसके लिए आहार द्रव्यों का सेवन सबसे उत्तम तथा सहज उपाय है। चूंकि आहार द्रव्य एवं शरीर दोनों ही पंचभौतिक है तथा शरीरस्थ दोष धातु मल भी पंचभौतिक है, आहार आदि द्रव्यों के सेवन से शरीरस्थ दोष धातु आदि प्रभावित होते हैं तथा द्रव्य के गुण कर्म के आधार पर दोषादि में भी ह्रास अथवा वृद्धि संभव है। यही कारण है कि आहार द्रव्यों के असम्यक प्रयोग से दोषादि की साम्यावस्था में बाधा उत्पन्न होती है और फलस्वरूप रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए आहार द्रव्यों के सेवन से पूर्व उनके गुण कर्म का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि द्रव्यगुण के माध्यम से ही संभव है। 3. चिकित्सा कर्म के संपादन के लिए डैश। रोग उत्पत्ति का मुख्य कारण दोष आदि की वैषम्यावस्था है, जिनको पुनः चिकित्सा के माध्यम से साम्यावस्था में लाने के लिए औषध तथा आहार द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। औषध तथा आहार द्रव्यों के गुण कर्म जानने का माध्यम द्रव्यगुण शास्त्र ही है, इसलिए चिकित्सा कर्म में सफलता के लिए द्रव्यगुण का ज्ञान आवश्यक है। 4. आहार तथा औषध द्रव्यों के उचित प्रयोग के लिए। आहार तथा औषध के ज्ञान मात्र से चिकित्सा या शरीर रक्षा संभव नहीं है। इन कर्मों की सिद्धि तभी संभव है जब इस ज्ञान का प्रयोग उचित रूप से देश, काल तथा प्रकृति आदि का विचार करते हुए किया जाए। चर संहिता सूत्रस्थान अध्याय के श्लोक संख्या 124-126 में कहा गया है कि द्रव्यों का ज्ञानपूर्वक प्रयोग अमृत के समान फलदायक है, तो वहीं उनका अज्ञानतापूर्वक प्रयोग विष समान विनाशकारी है। इसलिए द्रव्यों की ज्ञान के साथ साथ उनके सम्यक प्रयोग का ज्ञान भी आवश्यक है। 5. द्रव्यों की पहचान तथा नामकरण हेतु डैश स्थान, काल, प्रकृति आदि विभिन्नताओं के कारण द्रव्यों की रचना, आकृति आदि में अंतर होता है, जिससे उनको पहचानना चुनौती से कम नहीं होता। इस क्रम में द्रव्यगुण शास्त्र में वर्णित विभिन्न तथ्यों तथा द्रव्य संबंधित गुणों कर्मों एवं विशेषताओं के आधार पर द्रव्य को पहचानने में सुगमता हो सकती है तथा द्रव्यों का उचित नामकरण किया जा सकता है। 6. द्रव्यों के गुण कर्म की ज्ञान हेतु डैश द्रव्यगुण शास्त्र के माध्यम से ही आहार और औषध द्रव्य के गुण कर्म आदि का ज्ञान होता है। 7. द्रव्यों की कार्य प्रणाली अध्ययन हेतु डैश किसी भी द्रव्य के कर्म तथा प्रभाव आदि के क्रम तथा विधि को समझने हेतु द्रव्यगुण विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। 8. नए द्रव्यों के परिचय हेतु डैश कुछ ऐसे द्रव्य है जिनका वर्णन आचार्यों द्वारा नहीं किया गया है। उन द्रव्यों के कर्म आदि को प्रायोगिक माध्यम से सिद्ध करके तथा प्राप्त सिद्धांतों अनुसार कर्म अथवा प्रभाव अनुसार उनके रस आदि का निर्धारण द्रव्यगुण विज्ञान की सहायता से की जा सकती है। 9. द्रव्यों के हानिकारक प्रभाव की रोकथाम हेतु डैश द्रव्यों के सम्यक प्रभाव का ज्ञान होने पर ही हम द्रव्य द्वारा उत्पन्न हानिकारक प्रभाव का निर्णय तथा निवारण का विज्ञान की रख सकते हैं। इन दोनों का ज्ञान द्रव्यगुण विज्ञान द्वारा ही संभव है। 10. द्रव्यों के उत्पादन हेतु डैश द्रव्य जिस स्थान में उत्पन्न होते हैं उस स्थान की भूमि के प्रकृति अनुसार उनके गुण कर्म में भी परिवर्तन हो जाता है, अतः प्रयोग की सुविधा तथा आवश्यकता अनुसार द्रव्यगुण विज्ञान का ज्ञान द्रव्यों के उत्पादन में भी विशेष योगदान देता है। 11. द्रव्य के संग्रह तथा भंडारण हेतु डैश द्रव्यगुण विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत द्रव्यों के संग्रहण तथा भंडारण हेतु सामान्य तथा विशेष निर्देश दिए गए, जिनके आधार पर उत्तम गुण वाले द्रव्यों को संग्रह किया जा सकता है तथा उचित भंडारण द्वारा द्रव्यों के गुण को अधिक समय तक बनाए रखा जा सकता है। द्रव्यगुण शास्त्र का महत्व।
किसी भी शास्त्र का महत्व उसके प्रयोजन तथा उपयोगिता पर आधारित है। जिस शास्त्र का प्रयोजन तथा उपयोगिता जितना अधिक और विशाल होगा वह शास्त्र उतना ही महत्वपूर्ण होगा। पूर्व के वर्णनों के आधार पर हम देख सकते हैं कि द्रव्यगुण का प्रयोजन और उपयोगिता कितना विशाल है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद शास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति निहित है। अतः यह शास्त्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं आचार्यों द्वारा भी इसके महत्व को दिखाने हेतु कई युक्तियां तथा तर्क दिए गए हैं, जिसके द्वारा द्रव्यगुण विज्ञान का महत्व स्पष्ट परिलक्षित है। जैसे 1. आचार्य चरक ने आयुर्वेद की परिभाषा बताने के क्रम में कहा है कि जहां आयुष्य तथा अनायुष्य द्रव्य और उसके गुण कर्म का ज्ञान हो वही आयुर्वेद है। 30/30 अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि द्रव्यों के गुण कर्म का ज्ञान ही आयुर्वेद का आधार है। 2. राजनिघंटुकार ने द्रव्यगुण के महत्व को दिखते हुए कहा है कि जिस प्रकार भाषाविद के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार चिकित्सक के लिए द्रव्यगुण का ज्ञान आवश्यक है तथा व्याकरण ज्ञान बिना भाषाविद तथा द्रव्यगुण ज्ञान बिना चिकित्सक दोनों ही समान रूप से उपहास योग्य है। अतः इस युक्ति के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि चिकित्सा हेतु द्रव्यगुण का ज्ञान आवश्यक है। 3. पुनः आचार्य चरक ने आयुर्वेद के शाश्वतत्व को भी द्रव्यों के स्वभाव की नित्यता के आधार पर बताया है। 30/27 4. कुछ विद्वानों के अनुसार अगर द्रव्यगुण इतना महत्वपूर्ण है तो इसको आयुर्वेद के अष्टांग में क्यों नहीं रखा गया। इस संबंध में स्वयं आचार्य चरक का मत है कि अष्टांग आयुर्वेद व्याप्य है तथा द्रव्यगुण व्यापक है, क्योंकि द्रव्यगुण का वर्णन आयुर्वेद के सभी अंगों में समान महत्व से हुआ है। अतः आचार्यों द्वारा दिए गए युक्तियों तथा वर्णनों एवं पूर्व में द्रव्यगुण शास्त्र के प्रयोजन से संबंधित तथ्यों के आधार पर हम द्रव्यगुण के महत्व को सहजता से समझ सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में द्रव्यगुण का स्थान महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। द्रव्यगुण के पदार्थ। किसी शास्त्र के अंतर्गत हम मुख्यतः जिन जिन विषयों का अध्ययन करते हैं वे विषय उस शास्त्र के पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्यगुण के पदार्थ के संबंध में मुख्यतः निम्नलिखित दो मत है। द्रव्यगुण के पंचपदार्थ। इस मत को भवप्रकाश निघंटु के रचनाकार भवप्रकाश मिश्र द्वारा बताया गया। उनके अनुसार ये 5 पदार्थ द्रव्य के अंदर रहते हैं। 1. रस 2, गुण 3, वीर्य 4, विपाक 5, प्रभाव। द्रव्यगुण के सप्तपदार्थ आचार्य यादवजी त्रिकामजी द्वारा पंचपदार्थ के अंतर्गत और 2 पदार्थ द्रव्य तथा कर्म का समावेश कर कुल 7 पदार्थ बताए गए। 1. द्रव्य 2, रस 3, गुण 4, वीर्य 5, विपाक 6, प्रभाव 7, कर्म। वर्तमान में इन्हीं 7 पदार्थों के माध्यम से द्रव्यों के प्रयोग तथा कर्म का अध्ययन किया जाता है। सप्त पदार्थों का संक्षिप्त परिचय। द्रव्य यात्राश्रित कर्मगुना कर्णं समवायी यत् तद्द्रव्यम च। 1/51 जिसमें कर्म तथा गुण समवायी संबंध से आश्रित रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं, जैसे वट, उदुम्बर। गुण समवायी तो निश्चेष्ट कर्णं गुण है च। 1/51 गुण समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित होता है तथा यह कर्म का असमवायी करना होता है। रस रस्याते आस्वाद्यते इति रस च। 1/64 चक्र। द्रव्यों के स्वाद को रस कहते हैं, यह रस रसेंद्रिय का विषय होता है। विपाक जठरेनाग्निना योगत ददुदेति रसांतरंग। रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृत अ ह्र। 9/20 पाचन के अंत में जठराग्नि द्वारा परिवर्तित रस विपाक कहलाता है। वीर्य वीर्य तु क्रियाते यन्या क्रिया न वीर्य कुरुते किंचित सर्वा वीर्यकृता क्रिया च। 26/64 जिसके द्वारा द्रव्य किसी कार्य को करने में सक्षम होता है उसे वीर्य कहते हैं। वीर्य के बिना द्रव्य किसी कार्य को नहीं कर सकता है। प्रभाव डैश रसवीर्य विपाकना सामान्यं यत्र लक्ष्यते विशेषे कर्माणा चैव प्रभावतस्य स स्मृत च। 16/67 रस गुण वीर्य विपाक आदि समान रहने पर भी द्रव्य में जो विशिष्ट शक्ति होती है उसे प्रभाव कहते हैं। कर्म डैश संयोगे च विभागे च कर्णं द्रव्यं आश्रितं कर्तव्य यस्य क्रियाकरम कर्म नान्यपेक्षते च। 1/52 जो संयोग तथा विभाग परिवर्तन में करना हो तथा द्रव्य में आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। द्रव्यगुण विज्ञान का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगिता। आयुर्वेद शास्त्र का मुख्य प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं आतुरस्य विकार प्रशमन है। अतः स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा रोगों के निवारणार्थ आयुर्वेद का त्रिसूत्र रूप में वर्णन किया गया है। हेतुलिंग गौष्ठज्ञानं स्वस्थातुरपारायणं त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधेयं पितामह च।
1/24। उपर्युक्त श्लोक द्वारा स्वास्थ्य तथा रोगी दोनों के लिए आयुर्वेद के त्रिसूत्र हेतु अर्थात रोगों का कारण, लिंग अर्थात रोग के लक्षण तथा औषध अर्थात चिकित्सार्थ प्रयुक्त द्रव्य का उपदेश दिया गया है, क्योंकि इन तीनों के माध्यम से ही आयुर्वेद के प्रयोजन की सिद्धि संभव है। चिकित्सा हेतु उपर्युक्त त्रिसूत्र आयुर्वेद का ज्ञान आवश्यक है। इन त्रिसूत्र में तीसरा सूत्र औषध तो सीधे रूप से द्रव्यगुण से संबंधित है, लेकिन अन्य सूत्र हेतु तथा लिंग का ज्ञान भी द्रव्यगुण विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। रोग के हेतु ज्ञान द्वारा चिकित्सा में द्रव्यगुण की भूमिका डैश हेतु का अर्थ कारण होता है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार चिकित्सा कार्य की सिद्धि के लिए रोग के कारण का ज्ञान अति आवश्यक है, जैसे कफज विकारों में कफ को बढ़ाने वाले मधुर रस, मधुर विपाक तथा गुरु स्निग्ध गुण युक्त द्रव्य का अतिसेवन कारण हो सकता है। इसी प्रकार अन्य रोगों के उत्पादन में द्रव्य के अन्य गुणों तथा रसादि का कारण होना समझा जा सकता है तथा चिकित्सार्थ निदान परिवर्जन प्रथम प्रयास किया जा सकता है। रोग के लिंग ज्ञान द्वारा चिकित्सा में द्रव्यगुण की भूमिका डैश लिंग शब्द का अर्थ रोग का लक्षण होता है। किसी भी रोग के लक्षण दोष, धातु, मल आदि की असम्यक अवस्था अथवा ह्रास वृद्धि के कारण ही उत्पन्न होते हैं तथा इन लक्षणों द्वारा दोषादि के ह्रास वृद्धि का ज्ञान हो सकता है, जैसे अपचेष्टा लक्षण होने से वात के जल गुण का ह्रास, गुरुता होने से कफ के गुरु गुण में वृद्धि, अजीर्ण से पित्त के आग्नेय गुण में ह्रास होना समझा जा सकता है तथा इसी प्रकार अन्य लक्षणों द्वारा शरीर में उत्पन्न असामान्यताओं को समझा जा सकता है तथा उसके अनुसार चिकित्सा व्यवस्था किया जा सकता है। इसी प्रकार सार्था आदि गुणों की सहायता से भी रोग के लक्षण का ज्ञान किया जा सकता है, जैसे स्पर्श गुण से ज्वर के उष्ण स्पर्श का ज्ञान होता है आदि। औषध ज्ञान द्वारा चिकित्सा कार्य में द्रव्य गुण की भूमिका डैश किसी भी चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त करने से पहले द्रव्य अथवा औषधि के नाम, रूप, गुण, कर्म, प्रयोग विधि आदि का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जो कि द्रव्य गुण विज्ञान के माध्यम से ही मिल सकता है। अतः चिकित्सा कार्य में द्रव्य गुण शास्त्र विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चिकित्सा का सामान्य सूत्र और द्रव्य गुण विज्ञान। सर्वदा सर्वभावना सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रासहेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्यतु। किसी भी रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण दोष, धातु, मल आदि की असम्यक अवस्था अर्थात ह्रास या वृद्धि होती है। पुनः आयुर्वेद में चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत यही है कि सामान्य गुणों से वृद्धि तथा विशेष गुणों द्वारा ह्रास होता है। अतः शरीर में यदि किसी धातु विशेष की कमी या वृद्धि से रोग की उत्पत्ति होती है तो चिकित्सा क्रम में उसके समान द्रव्य, गुण, कर्म का प्रयोग कर उस धातु को बढ़ाया जाता है अथवा उसके विपरीत द्रव्य, गुण, कर्म का प्रयोग कर उस धातु को कम किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों का प्रयोग चिकित्सा के लिए सामान्य तथा विशेष रूप में किया जाता है। जैसे द्रव्य सामान्य मांस क्षय में मांस सेवन, गुण सामान्य दुग्ध तथा घृत सेवन से मधुर, स्निग्ध, शीत गुण समानता के करना शुक्र वृद्धि, कर्म सामान्य दौड़ने से वायु वृद्धि तथा स्थिरता, सोने से कफ वृद्धि। इसी प्रकार विशेष के लिए भी द्रव्य विशेष स्थूल शरीर में मांस कम करने हेतु वायु प्रधान बाजरा आदि का सेवन, गुण विशेष वृक्ष, लघु शीत गुण युक्त वायु वृद्धि में स्निग्ध, गुरु, उष्ण तेल का प्रयोग तथा कर्म विशेष दौड़ने से उत्पन्न वायु वृद्धि में स्थिरता, सोना, बैठना द्वारा वायु का समन किया जाता है। इसी प्रकार रस, विपाक आदि भी द्रव्य, गुण तथा कर्म के अनुसार सामान्य, विशेष सिद्धांत से चिकित्सा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त द्रव्य, गुण, कर्म, रस, विपाक आदि सभी द्रव्य गुण विज्ञान के विषय है तथा इनका ज्ञान द्रव्य गुण विज्ञ के अध्ययन द्वारा संभव है। उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर चिकित्सा कर्म में द्रव्य गुण विज्ञान के महत्वपूर्ण योगदान को समझा जा सकता है।